So if we talk about fat constants or fat numbers, they are important for determination of characteristics of fats, right? They are also used for identification of the type of fat used or the type of oil that is used from different sources, from animal और plant sources, कि वो किस टाइप का फैट है, वो शॉर्ट चेन है, वो लॉन्ग चेन्स हैं, उसमें उसमें अनसैचुरेटेड ज़्यादा हैं, वो रैंसिड कितनी जल्दी हो जाएगा या कितनी देर से होगा. So the first constant is iodine number. पहले हम आयोडीन नंबर को डिस्कस करते हैं. आयोडीन मॉलिक्यूल पहले किस तरह का दिखता है, पहले हम वो कहते हैं कि आयोडीन I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और वो इस तरह से डायटोमिक फॉर्म में, इस तरह मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है. नाउ लेट्स सपोज वी हैव अ फैटी एसिड चेन, वो कुछ भी थी, दिस इज द स्केलेटल फार्मूला, और यहाँ पे जो कार्बन एटम है इट इज़ बाइंडेड टू अनदर कार्बन एटम विद अ डबल बॉन्ड. अब होगा क्या, और फिर बाकी चेन जो भी है, ये आयोडीन मॉलिक्यूल इस तरह से इसके करीब आया और ये इसके साथ एड्जॉर्ब हो गया. ठीक है, एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब में फ़र्क है. एड्जॉर्ब का मतलब है सरफेस से अटैच हो जाना और एब्जॉर्ब का मतलब है उस चीज़ के साथ मिल जाना. सही है, तो ये उसके साथ मिल नहीं रहा, उसके ऊपर सिर्फ एड्जॉर्ब हुआ, मतलब सरफेस के साथ वीक फोर्सेस के साथ जुड़ गया विद ऑन द सरफेस. तो ये एड्जॉर्ब हो गया और जितने आयोडीन मॉलिक्यूल्स इसके साथ एड्जॉर्ब होंगे, इससे ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड्स कितने हैं, यानी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितनी है. सही है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है कि कितने डबल बॉन्ड्स हैं हमारे पास इस सैम्पल में. जितना आयोडीन ज़्यादा यूज़ होता जाएगा, इसका मतलब इतने डबल बॉन्ड्स हैं कि इतना आयोडीन यूज़ हो गया. और इसकी जब हम डेफिनेशन कहते हैं तो इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन इनकॉर्पोरेटेड, यानी कि इनकॉर्पोरेट हो रहा है, इनकॉर्पोरेटेड इनटू 100 grams ऑफ द फैट सैम्पल. ठीक है, अब जब हमने 100 ग्राम कहा ना, तो हम ये नंबर ऑफ ग्राम्स जो भी हमारे निकले, अगर मैंने कहा कि 2 grams पर 100 ग्राम है, तो मैं कह सकती हूँ ना कि 2% हुआ है, या इसका आयोडीन नंबर 2% है. तो हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम्स है, और ये भी कह सकते हैं कि परसेंटेज ऑफ आयोडीन, क्योंकि किसी बुक में नंबर ऑफ ग्राम्स लिखा हुआ है, कहीं पे परसेंटेज लिखा है, तो परसेंटेज इस वजह से बिकॉज इट इज़ टेकन ऑन द रेशियो ऑफ 100 grams. This is one thing. Now if we talk about saponification number, the second thing is saponification number. हमें saponification पता है क्या होती है, कि हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया फॉर एग्जांपल. वी कैन ऑल्सो यूज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को उन्होंने स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे. तो होता ये है कि इस तरह से बॉन्ड था ना, O और यहाँ पे R चेन, और फिर जब ये वाला बॉन्ड टूटा, यहाँ पे OH रह गया और यहाँ पे CO नेगेटिव K पॉजिटिव हो गया. ठीक है, क्योंकि पोटेशियम यूज़ किया गया, सोडियम यूज़ किया था तो सोडियम होता, K पॉजिटिव, ये इसका सॉल्ट बन गया, सेपोनिफिकेशन हो गई. तो यानी कि इसमें कितने फैटी एसिड्स हैं कि वो इसको ब्रेक करेगा. अगर तो मैं कहती कि 3 चेन्स हैं, ठीक है, यूँ R, फिर यहाँ पे R. सही है, अगर 3 चेन्स हैं तो ठीक है, 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ हुए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के. लेकिन ये नहीं बताता कि उस सैम्पल में कितने चेन्स के कितना एस्टर लिंकेजेस टूट रहे हैं. वो ये बताता है कि शॉर्टर चेन्स हैं या लॉन्गर चेन्स हैं. किस तरह, अगर हमारे पास शॉर्टर चेन्स होंगी, ठीक है, तो शॉर्टर चेन्स होंगी या लॉन्गर चेन्स होंगी. जब शॉर्टर होंगी ना, तो जब वो टूटेगा उसी सैम्पल में, ये हमारे पास सैम्पल है, हम इसका स्टैंडर्ड ले लेते होते हैं 1 ग्राम. सही है, 1 ग्राम सैम्पल ये है और 1 ग्राम सैम्पल ये, इसमें शॉर्ट चेन्स हैं. तो शॉर्ट चेन्स वाले ज़्यादा पूरे आ सकते हैं रादर लॉन्ग चेन्स वाले. लॉन्ग चेन वाले मैंने इस तरफ शो किए सिर्फ 2 और इसमें बहुत सारे. ठीक है, तो शॉर्ट चेन्स वालों में सेम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं यूज़ होगा, बल्कि ज़्यादा होगा. यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कम यूज़ होगा, क्योंकि वो चेन इतनी लंबी है कि 1 ग्राम में वो चेन ऑक्यूपाई करिए जगह, एस्टर लिंकेजेस वो वाले पूरा मॉलिक्यूल है ही कम, पूरा मॉलिक्यूल ही कम है. और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स ही बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत जगह है 1 ग्राम में फॉर सो मेनी ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये बताते हैं कि वेदर द सैम्पल दैट वी हैव उसमें शॉर्टर चेन्स हैं या लॉन्गर चेन्स हैं, या नंबर ऑफ COH पर ग्राम. तो हमने कह दिया इट इज़ द मेजर ऑफ लेंथ ऑफ फैटी एसिड चेन.
आई होप इट इज़ ईजी टू ग्रास्प. और इसकी जो डेफिनेशन है वो है अमाउंट ऑफ KOH required to saponify 1 gram of a sample, 1 gram of oil या 1 gram of fat. इस तरह से amount of KOH required to saponify 1 gram of oil. This is the saponification number या saponification value. The third thing is acid value. अब acid value क्या है? It is the amount of potassium hydroxide in milligrams. ठीक है, मिलीग्राम्स में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना यूज़ किया है टू न्यूट्रलाइज फ्री फैटी एसिड चेन्स या फ्री फैटी एसिड्स प्रेजेंट इन 1 ग्राम सैंपल. सही है. अब एसिड वैल्यू हमें ये बताती है फ्री फैटी एसिड्स किसी नॉर्मल फैट सैंपल में 0 होंगे. ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो तो चेन के साथ है, फ्री थोड़े ही हैं, वो तो ग्लिसरॉल के साथ अटैच्ड है. अगर हमारे पास फ्री फैटी एसिड्स आ रहे, इसका ये मतलब है कि वो सैंपल रैंसिड है. सही है, रैंसिड होता जा रहा है. अगर रैंसिडिटी ज़्यादा है तो एसिड वैल्यू ज़्यादा है. ठीक है, अगर रैंसिड ज़्यादा है तो एसिड वैल्यू ज़्यादा आएगी, यानी कि वो टूट चुका है, यानी उस सैंपल में कुछ डिटीरियोरेशन आ चुकी है और उसके वो चेन्स टूट के फ्री फैटी एसिड्स बना चुका है. It can be oxidation, it can be because of moisture, it can be because of temperature, कुछ भी हो सकता है, even light. So acid value, it detects rancidity. सही हो गया. The fourth thing that we have is the Richard-Missel value. Richard-Missel value को हम RM value भी शो करते हैं. आपको कहीं पे लिखा हुआ RM value नज़र आए तो don't be confused. और इसमें हम कहते हैं कि इट इज़ द अमाउंट इन मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 मोलर अल्कली. कोई भी अल्कली हो सकती है, मे इट बी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर एग्जांपल. मिलीग्राम्स में कितनी इस कॉन्सेंट्रेशन की अल्कली यूज़ हुई है टू न्यूट्रलाइज वोलेटाइल एसिड ऑब्टेन फ्रॉम 5 ग्राम ऑफ फैट. अगर हमारे पास 5 ग्राम फैट है, उसमें से कितना वोलेटाइल फैट्स हैं या वोलेटाइल एसिड्स हैं. मैं वोलेटाइल फैटी एसिड को VFA लिख रही हूँ, गूगल पे भी VFA ही लिखा होता है, वोलेटाइल फैटी एसिड. वोलेटाइल फैटी एसिड होते क्या हैं? शॉर्ट चेन होते हैं, यानी कि एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड. ठीक है, ये स्मॉल है ना, 2 कार्बन एटम्स 3 4. ठीक है, तो यानी ये शॉर्ट चेन्स होते हैं, तो ये वोलेटाइल होते हैं. इसका ये मतलब है कि शॉर्ट चेन्स के होने का भी यही मतलब है कि वो रैंसिड हो गए या डिटीरियोरेशन हो गया ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. इतना स्मॉल माइक्रोब्स ही कर सकते हैं. तो रिचर्ड-मिसल वैल्यू आपको बताती है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की वजह से वो रैंसिड कितना हो गया या डिटीरियोरेट कितना हो चुका है. डिटीरियोरेशन ऑफ सैंपल ड्यू टू माइक्रोबियल एक्टिविटी. राइट. And the last thing is number 5, I guess. Yes. Number 5 is acetyl number. acetyl number क्या शो करता है कि acetyl तो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक हो गया ना, कि मतलब 2 कार्बन वाले की हम बात कर रहे हैं, तो वो भी यही बताएगा कि फ्री फैटी एसिड्स कितने, और इतने स्मॉल हो गए हैं वो, तो कितने मिलीग्राम्स ऑफ potassium hydroxide are used to neutralize acetyl in the sample. और ये हम किस तरह ऑब्टेन करते हैं? हम इसकी डिस्टिलेशन करते हैं. डिस्टिलेशन से यही होता है ना कि वोलेटाइल होते हैं, तो हमारे पास ये वाला जब बॉइलिंग पॉइंट रीच होगा जहाँ पे एसिटाइल कलेक्ट होता है, तो हम स्टॉप कर देंगे, हम वो कलेक्ट कर लेंगे, और फिर उसको जब हमने कहा कि हमारे सैंपल में से इतना एसिटाइल निकला है, इसका मतलब कि उस एसिटाइल पे हमने फिर टाइट्रेशन करके KOH यूज़ देखा कि कितने मिलीग्राम्स या कितना मिलीलीटर्स यूज़ हुआ है KOH का टू न्यूट्रलाइज एसिटाइल. इट विल गिव यू द एसिटाइल नंबर.